हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सिंध में ठट्टा का विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं जाता है और रास्ते में ही मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत खराब होने लगती है और ठट्टा पहुँचते तक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि मेरे बाद मेरा चचेरा भाई जो है सो मेरा उत्तराधिकारी होगा, अर्थात दिल्ली का सुल्तान मेरा चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनेगा। जिस कारण ठट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक होता है। फिरोज शाह तुगलक के कार्यों तथा उसके बारे में जानकारी हमें अफीक की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही तथा फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही से मिलती है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे परोपकारी व काइंड हार्टेड अर्थात दयालु शासक था, जिसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तो ये फिरोज शाह तुगलक था। इसकी तुलना दोस्तों हम लोग राजनीतिक रूप से अकबर से करते हैं तो धार्मिक कट्टरता के मामले में कहा जाता है कि ये औरंगजेब से भी बढ़कर था। इसलिए धार्मिक कट्टरता के मामले में हम लोग इसकी तुलना औरंगजेब से करते हैं। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वारा 300 से भी ज़्यादा नगर बसाए गए। लेकिन 6 मुख्य शहर थे, जैसे पहले हिसार जो हरियाणा में बसाया गया। इसका पहले नाम फिरोजा था, अर्थात इसे फिरोजा के नाम से बसाया गया था, लेकिन वर्तमान नाम हिसार है। दूसरा फतेहाबाद जो कि हरियाणा में बसाया गया, ये अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर बसाया गया। तीसरा फिरोजपुर, ये पंजाब में बसाया गया सतलज नदी के किनारे। चौथा फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश आगरा के बगल में ये फिरोजाबाद है, जो चूड़ियाँ और कांच के सामान के लिए दोस्तों फेमस है, जिस कारण हम लोग इसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। छठा जौनपुर आता है, जो अपने भाई जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसको स्थापित किया जाता है जौनपुर को, और ये इस्लामिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि विश्व में इस्लामिक शिक्षा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो सिराज था, जो ईरान में पड़ता है। लेकिन जौनपुर को हम लोग पूर्व का सिराज भी कहते हैं और सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्यों की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार भी बहुत ज़्यादा किए गए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में शरीयत कानून लागू किया गया, जिस कारण इसके समय में उलेमा वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कम गया था। उसके अलावा शरीयत कानून के अनुसार सुल्तान जो था वो केवल अपने नागरिकों से 4 प्रकार के ही कर वसूल कर सकता था, जिसे हम लोग जानते हैं जजिया, खराज या खिराज, तीसरा जकात, चौथा खम्स, अर्थात लगभग 24 प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। दोस्तों, ये जो जजिया था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। सबसे पहले इस जजिया को मैंने बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में ही कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लिया जाता है, जजिया भारत में लगाया जाता है पहली बार। किंतु ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन कासिम से आगे निकला और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया लगाया था वो बच्चे, बूढ़े और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से कर वसूल किया, जजिया वसूल किया। ये दोस्तों जजिया की टोटल 3 दरें प्रचलित थी। उच्च वर्ग के लिए 48 दिरहम, मध्यम वर्ग के लिए 24 दिरहम और निम्न वर्ग के लिए 12 दिरहम, और 4 दिरहम मतलब 1 रुपया होता था। दोस्तों, इसके अलावा खराज कर के बारे में हम लोग जान जाते हैं तो ये भूमि कर था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और ये उपज का 10% से लेके 50% तक लिया जाता था। हालांकि मुस्लिम किसान भी कर दिया करते थे, भूमि कर दिया करते थे, जो उर्स कहलाता था, उस्र कहलाता था, जो मुस्लिम किसान दिया करते थे। इसके अलावा दोस्तों खम्स कर था, जो युद्ध में लूटे जाने वाली संपत्ति होती थी उस पर लिया जाने वाला कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 80% राजा के पास जाता था और 20% सेना के पास जाती थी। दोस्तों, खम्स कर वो कर होता था जैसे कोई देश पर अगर अटैक किया गया
तो सेना वहाँ जा कर के कुछ लूटपाट भी करती थी। तो जो लूटी जाती थी सेना के द्वारा सामान, उसको बांटा जाता था। तो 20% फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राजा के पास जाने लगा और 80% सेना रख लिया करती थी। इसके अलावा ज़कात एक कर था जो मुस्लिम से उनकी संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नहर बनवाया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल इनके द्वारा बनवाए गए सिंचाई के लिए। लेकिन एक कैनाल बनाया गया सिरसा वाले क्षेत्र में, जिसके आसपास 1200 बगीचे बनवाए गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर व हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पड़ता है, उसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लूट मचाई गई थी। इतिहास में ऐसा देखने को भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तरकात प्रचलित थे। ये एक प्रथा थी। तरकात एक ऐसी प्रथा है दोस्तों, जिसमें यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के भगवान के पास यदि चला जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो उसका जो संपत्ति होता है उसको राजकोष में जमा कर लिया जाता था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो भी नहर बनवाए गए, इसकी जानकारी हमें याहिया सरहिंद की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। और इस कारण भारत में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगले सेगमेंट में जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सैनिक सुधार क्या क्या किए गए, क्या क्या उनके द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या किए गए। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन कौन से उनके उत्तराधिकारी आते हैं, हम लोग इसकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, यदि यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।